नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। यह पेपर 30 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया था। यह पेपर 30 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया था। इस वीडियो में हम 30 अगस्त को आयोजित किए गए पेपर के सभी मैथ के सवालों को हल करेंगे। यदि आप आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जो 12 और 16 दोनों से विभाज्य है। कह रहा है सबसे छोटा भी होना चाहिए और 12 और 16 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो इसको ऑप्शन से देख लेते हैं। ये 16 12 से विभाज्य नहीं है। ये 48 12 और 16 दोनों से विभाज्य है। ये 60 है। 60 12 से विभाज्य लेकिन 16 से विभाज्य नहीं है। ये 96 है और ये 96 12 और 16 दोनों से विभाज्य है। यानी ये वाला और ये वाला दोनों 12 और 16 दोनों से विभाज्य है, लेकिन दोनों में छोटा कौन है? 48। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र ने जितने सही उत्तर प्राप्त किए उससे दोगुनी गलतियां की। यदि उसने कुल 48 प्रश्नों का प्रयास किया तो उसने कितने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त किया? तो कह रहा है कि कोई एक स्टूडेंट है, वह एक एग्जाम में बैठता है और टोटल 48 क्वेश्चन को सॉल्व करता है। उसमें से कुछ क्वेश्चन राइट हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। मान लेते हैं उसके कितने क्वेश्चन राइट हुए? एक्स। तो रॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे? 2x, क्योंकि यहाँ बोला है कि एक छात्र ने जितने सही उत्तर प्राप्त किए उससे दोगुनी गलतियां की। यानी गलती क्वेश्चन कितने हैं? 2x। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितना आ जाएगा? 48। यानी सही क्वेश्चन की संख्या प्लस गलत क्वेश्चन की संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका? 48। तो 3x बराबर 48। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 48/3, यानी कितना हो जाएगा हमारा? 16। x क्या है? राइट क्वेश्चन की संख्या। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र में केंद्रीय कोण में डिग्रियों की लगभग संख्या कितनी होनी चाहिए। यानी इसमें पूछ रहा है कि जो कॉर्पोरेट क्षेत्र है इस केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी एरिया है कुछ ना कुछ केंद्र पर कोण बना रहा है। ये सभी एरिया कुछ ना कुछ केंद्र पर कोण बनाएगा। अगर हम इन सभी को जोड़ देंगे तो सभी मिलकर एक वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। यानी सभी मिलकर 360 अंश का कोण बनाएंगे। इसका मतलब सबको जोड़ के और 360 अंश के बराबर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जोड़ लेते हैं 33 को। यहाँ 33% प्लस 16% प्लस 4% प्लस 2% प्लस 34% प्लस 11%। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 100%। यानी सभी मिलकर कितने अंश का कोण बनाएंगे? 360 अंश का। तो एक अब यहाँ पे 1% में कितने कोण बनेगा? तो 360/100। तो हमको कॉर्पोरेट क्षेत्र का पूछ रहा है। तो कॉर्पोरेट क्षेत्र कितना है? 34%। तो 1% बराबर 360/100। तो 34% बराबर 360/100 मल्टीप्लाई 34। इसको इससे काट देंगे। 5 दूना 10 और ये 2 से कट जाएगा, ये 17 दूना 34। फिर इसको काट 5 से काटेंगे तो 5 6 के 5 7 35, 7 बार चला जाएगा। यहाँ पे 7 बार ये चला जाएगा तो 5 7 35 पॉइंट एक बचेगा। तो 5 दूना 10, कितना आ रहा है हमारे यहाँ से? 7.2 इंटू 17। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 17 दूना 34 को 4 हासिल 3 17 17 सत्ते 119 119 3 122 122.4 डिग्री। यानी जो कॉर्पोरेट क्षेत्र है वह केंद्र पर 122.4 अंश का कोण बनाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 23.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। उसके बाद यह गाड़ी 12.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है तो सबसे पहले मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई हमारी कितना है? एल। लंबाई कितना है हमारी? एल है। ठीक। और एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल दे दिया है। यहाँ पे कोई रेलगाड़ी है हमारी, इसकी चाल दिया कितना? 23.6 किलोमीटर प्रति आवर। यह ट्रेन एक बार एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और एक बार यही ट्रेन एक आदमी को पार करती है। ठीक। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 23.6 किलोमीटर प्रति घंटा। और आदमी की भी स्पीड कितना दे दिया? विपरीत दिशा में चलने वाले एक आदमी को पार करती है, यानी आदमी की स्पीड है 12.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब कोई ट्रेन आदमी को पार करती है तो वह अपने लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। यानी अगर दूसरे वाले कंडीशन हम देखते हैं कि ये ट्रेन अगर आदमी को क्रॉस करेगी तो कितना दूरी तय करेगी? तो अपने लंबाई के बराबर, यानी डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा? एल। स्पीड कितना होगा हमारा? तो ट्रेन और आदमी एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए अगर ये दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की गति जुड़ जाएगी। तो दोनों की गति कम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? दोनों की गति जोड़ देंगे तो 23.6
23.6 प्लस 12.4 यानी 23.6 प्लस 12.4 दोनों जोड़े तो कितना आ जाएगा हमारा 36 36 हमारा आ जाएगा। तो एस बराबर कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 बार में यानी 5 दूना 10 मीटर प्रति अब सेकंड हो जाएगा। स्पीड कितना होगा इसकी 10 मीटर प्रति सेकंड। चलिए तो अब हम जानते हैं कि जब ये अब यहाँ पे डिस्टेंस हो गया एल, स्पीड हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम कितना ले रहा है जब जब ट्रेन इस आदमी को क्रॉस कर रहा है तो 11 सेकंड का समय ले रहा है, यानी टी बराबर कितना ले रहे हैं 11 सेकंड। तो हम जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम से। स्पीड कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी जब आदमी को पार करेगी तो एल, और समय कितना है 11 सेकंड। इसको भेज देंगे तो 10 मल्टीप्लाई 11 बराबर एल यानी 110। एल यानी एल क्या है ट्रेन की लंबाई, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 110 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने % की वृद्धि होनी चाहिए। यानी कह रहा है क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने % ज्यादा होगा। तो मान लेते हैं 10% की छूट दे रहा है, तो 10% की छूट किस पे मिलती है मार्क प्राइस पे। यानी मान लेते हैं मार्क प्राइस हमारा कितना है 100 है, इस पे 10% की छूट देकर बेच दे रहा है, यानी एसपी कितना हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 10% की छूट दे रहा है, इसका मतलब 90 हो जाएगा। अब अगर छूट देने के बाद बेच रहा है तो उसको 8% का लाभ हो रहा है। तो लाभ का मतलब क्या होता है हमारा कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका सीपी है और प्रॉफिट कितना है 8% ना, तो प्रॉफिट किस पे लेते हैं सीपी पर, तो सीपी का 8% इसको लाभ हो गया है बराबर एस बी। तो यहाँ पे सीपी प्लस सीपी का 8% का मतलब 8/100, एस पी कितना है आपका 90, यहाँ से रख देते हैं। तब इधर इसको अपान 1 हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो 100 सीपी प्लस 8 सीपी बटे 100 बराबर 90। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा कि 108 सीपी हो जाएगा, 108 सीपी और ये 90 100 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सीपी बराबर हमारा हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 100 अपन 108। अब यहाँ से सीपी का मान निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, काट देंगे इसको तो 9 धामे 90 और ये 12 9 108, यानी ऊपर कितना आ रहा है हमारा 1000 आ जाएगा, 100 इंटू 10 1000 आ जाएगा और नीचे हमारा 12 आ जाएगा। तो 12 से हम भाग कर देते हैं इसमें, तो 12 अठे 96, 4 बचा यहाँ 40, तो 12 त्याई 36 यानी 0.33, यानी कि हमारा सीपी कितना आ जाएगा 83.3। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने % ज्यादा है, तो हमारा क्रय मूल्य 83.3 है और एमपी यानी अंकित मूल्य कितना है हमारा 100 है, तो कितने % ज्यादा है सीपी से, कितने % ज्यादा है जो हमारा क्रय मूल्य है वो सीपी से कितने % ज्यादा है, तो निकाल लेते हैं। तो एमपी हमारा कितना है 100, तो एमपी सीपी से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है हमारा, जब इसके इसमें घटाएंगे तो कितना है हमारा 16.7 हो जाएगा, 16.7 ज्यादा है किससे सीपी से पूछ रहा है, तो नीचे आ जाएगा हमारा सीपी, सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, तो 16.7 बटे सीपी कितना है 83.3 मल्टीप्लाई बाई 100, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20% 20% एग्जैक्ट आ जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। बोल रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, 10 वर्ष बाद उनकी आय का योगफल 80 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी होगी। तो हम देख रहे हैं कि ए और बी की आय का अनुपात दे दिया, मतलब ए है और ये बी है। ए और बी की आय का अनुपात कितना है 3:2, तो अगर 3:2 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी 3x और बी की हो जाएगी हमारा 2x। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 80 रहता है, यानी ए 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 3x प्लस 10, ए में भी 10 वर्ष जुड़ जाएगा, और बी 10 वर्ष बाद कितने उम्र हो जाएगा 2x प्लस 10, जब दोनों को जोड़ेंगे किसके बराबर हो जाएगा 80 के, यानी 3x प्लस 10 प्लस 2x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 80। तो 3 2 5x प्लस 20 बराबर 80, तो 5x बराबर 80 माइनस 20, तो 5x बराबर हमारा हो जाएगा 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 बटे 5, ये हमारा हो जाएगा 12। x का मान 12 आ गया, तो a का मान की a कितनी हो जाएगी 12 3 36 और b का कितना हो जाएगा 12 दूना 24, यानी ऑप्शन नंबर सी का जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ए और बी का क्रमशः 36 और 24 होगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक डॉक्टर 3,825 रुपए उधार लेता है और वह 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसा वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 4%
है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। अरे दो समान वार्षिक किस्तों में पैसा वापस कर देता है, तो सबसे पहले ब्याज की दर कितना है, वार्षिक दर कितनी है 4%। तो इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4/100, तो 1 कितना हो जाएगा हमारा 1/25। अब जब ये किस्त चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त है तो हम इसको पहली किस्त होगा 25 से 26 और दूसरी किस्त कैसे रहेगी, इसका वर्ग कर देंगे तो 625, अब 26 का वर्ग हो जाएगा 676। अब कह रहा है पहली किस्त और दूसरी किस्त दोनों बराबर है, तो ये 676 है, तो इसको भी 676 बना के इसमें क्या करेंगे 26 से गुणा, तो इसमें 26 से गुणा होगा तो इसमें भी 26 से गुणा हो जाएगा आपका। तो जब इसमें हम 26 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 650 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 676। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि वह 3,800 रुपये उधार लेता है, यानी ये उधार का मतलब मूलधन, मूलधन लेता है, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा मिश्रण होता है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1200 कितना हो जाएगा हमारा 75 और ये 1275 हो जाएगा और ये हमारा मूलधन है, यानी वो उधार कितना लेता है 3,825, यानी 1275 किसके बराबर आ जाएगा 3,825 के 1275 यूनिट बराबर 3,825, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 12×3। तो हमको क्या पूछ रहा है कि वार्षिक किस्त कितनी है, तो वार्षिक किस्त यही है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 676 मल्टीप्लाई बाई 3, 676 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3×6 = 18, 3×7 = 21, 3×18 = 20। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा 2028। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 48 और 60 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जब छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो डायरेक्ट इसे हम लॉसा निकाल देंगे। तो 24, 48 और 60 का लॉसा निकाल देते हैं। तो सबसे पहले 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूना 24, 12 चौका 48, 12 पचे 60, फिर 2 से ये आपका 2 और ये 5, यानी कितना देगा 2 और यहाँ 5 बचा था यानी 5, यानी इसका लॉसा कितना आ जाएगा 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 बचे 240। ऑप्शन नंबर सी हमारा कितना हो जाएगा 240 आंसर से हो जाएगा। जब छोटी छोटी संख्या बोलता है तो हमेशा हम लॉसा निकालते हैं और जब बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है तो ज्यादातर केस में हम लॉसा निकालते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16 और 18 की पंक्तियों में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहता है। यदि वह चाहता है कि वे एक ठोस वर्ग में भी व्यवस्था करे तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये पहले बोल रहा है कि दो कंडीशन है, बोल रहा है कि वह एक ऐसी संख्या हो जो 12, 15, 16 और 18 से विभाज्य हो और एक वर्ग भी बनाना है उसको, तो वह एक पूर्ण वर्ग भी हो। तो अगर हमको 12, 15, 16 और 18 से विभाज्य संख्या चाहिए तो हमको इन तीनों का लॉसा लेना पड़ेगा। तो तीनों का जब लॉसा लेंगे तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, तो लॉसा लेंगे 2 छके 12, ये 15 नहीं कटेगा, 2 अठे 16 और 2 नवा 18, फिर 2 से काटेंगे और 3, ये 15 उतर जाएगा, ये 4, ये 9, फिर 4 से काट देते हैं, ये 3, ये 15, ये कट जाएगा, ये 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, फिर 3 से काट देते हैं तो ये कट जाएगा, 5 बच जाएगा, 1 और 3 एकम 3, फिर 5 से काट देते हैं, ये सभी हमारे कट जाएंगे सब। तो लॉसा हमारा कितना आ जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूना 4, 4 चौको 16, 16 त्या 48, 48 त्याई 48 त्याई दूना 4, 4 चौको 16, 16 त्या 48, 48 त्याई 144 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22, 5 एकम 5 2 7, यानी 720 हमारा आ गया। 720 ऐसी संख्या है जो 12, 15 और 16 और 18 सबसे विभाज्य है और कह रहा है कि वह एक ठोस वर्ग में विभाजित करना चाहता है। तो आप देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 720 से कट जा रही है और एक पूर्ण वर्ग भी है। तो ये 720 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 3600 720 से कट जाएगा और ये 1440 भी 720 से कट जाएगा, लेकिन 1440 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 3600 किसका वर्ग है, तो 60 का वर्ग है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 3600।
चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है 36 और उनका मौसा कितना है 4। तो इन संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। और कि दो संख्याओं का योगफल 36 है और उनका मौसा 4 है। इन संख्याओं के कितने युग्म संभव है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 36 आएगा और उनका अगर मौसा ले तो 4 आएगा। तो चलिए अगर मौसा दे दिया है, एचसीएफ आपको दिया है, एचसीएफ दिया है 4, तो संख्या कैसे बनाएंगे। तो हमारी पहली संख्या मान लेते हैं 4 हो जाएगी और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 4b हो जाएगी। अब इन दोनों का पहली संख्या हमारी 4a है और दूसरी संख्या हमारी 4b है। दोनों को जोड़ने में कितना आ रहा है 36, यानी 4a प्लस 4b बराबर 36। तो अब a प्लस b 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 36। तो a प्लस b बराबर हमारा हो जाएगा 36/4, यानी कितना हो जाएगा 9। अब 9 में देखते हैं कि ऐसे कितने अभाज्य अभाज्य है, ऐसे कितने अभाज्य युग्म बनते हैं जो आपस में कटते नहीं है। तो पहला एक, दूसरा पहला 1 और 8, पहला युग्म होगा हमारा 1 और 8 का हो जाएगा। दूसरा होगा 2 और 7, ये भी आपस में भाज्य है, ये भी आपस में भाज्य है। तीसरा होगा 3 और 6, तो 3 और 6 आपस में अभाज्य नहीं है, इसलिए इस युग्म को हम नहीं लेंगे। इसके बाद हमारा आ जाएगा 4 और 5, तो ये दोनों अभी आपस में अभाज्य है। उसके बाद आ जाएगा 5 और 4, यहाँ से रिपीट करने लगेगा, ये 5 4 4 5 है, ये पूरा रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। तो हमको कितने युग्म प्राप्त हुए। तो 1 और 8 पहला हो गया, 2 और 7 दूसरा हो गया और 4 और 5 तीसरा हो गया। हमको ऐसे 3 युग्म प्राप्त होंगे जिनका योगफल 36 आएगा और एचसीएफ निकालेंगे तो 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चल रहे दो पुरुषों को पार करने में क्रमशः 11 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्रेन है, यह दो आदमी को पार करती है, क्रमशः दो आदमियों को पार करती है। तो एक आदमी की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे आदमी की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं ये आदमी और दोनों ट्रेन की समान दिशा में ही चल रहे हैं। बोल रहा है कि ट्रेन की समान दिशा में चल रहे हैं, इसका मतलब कि ये एक ट्रेन है जो इधर को जा रही है, एक आदमी को क्रॉस करती है। इस आदमी की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और यही ट्रेन यहाँ पर एक दूसरे आदमी को क्रॉस करती है और इस आदमी की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ट्रेन इस आदमी को पार करती है तो 11 सेकंड का समय लेती है। तो यहाँ पर टी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 11 सेकंड। और जब ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करती है तो 10 सेकंड का समय लेते हैं। टी बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10 सेकंड। अब पूछ रहा है ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की गति मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर भी x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा हमारा। ठीक, अब ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं, क्या है ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं हम l। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे दो कंडीशन बन रहा है, ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला। तो फर्स्ट केस में हम जानते हैं कि s बराबर डी अपॉन टी होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जब कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो वो अपने लंबाई के बराबर ही दूरी को तय करती है, यानी डी बराबर किसके हो जाएगा हमारा एल के हो जाएगा। टी बराबर हमारा 11 सेकेंड है और स्पीड देख लेते हैं। तो जब जब ट्रेन और कोई वस्तु एक ही दिशा में चलती है तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है। ट्रेन भी इधर को जा रही है और आदमी भी इधर को जा रहा है, तो इनका स्पीड क्या हो जाएगा x माइनस 6, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस 6। अब हम जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम से स्पीड कितना है हमारा x माइनस 6, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी अपनी दूरी के बराबर है l और t कितना है 11 सेकेंड। अब इसको अगर भेज देंगे तो 11 x माइनस 6 बराबर l। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। अब सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू हो जाएगा, स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी स्पीड हो जाएगी x माइनस 5, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा l, t हमारा हो जाएगा 10 सेकेंड। तो हम जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है x माइनस 5 स्पीड बराबर डिस्टेंस यानी l अपन टी कितना है 10 सेकेंड। इसको भेज देंगे तो 10 x माइनस 5 बराबर हो जाएगा हमारा l, इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। जब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि 11 x माइनस 6 बराबर 10 x माइनस 5 हो जाएगा।
अब हम जाएंगे 11x माइनस 66 बराबर यहाँ पे 10x माइनस 50। इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो 11x माइनस 10x और ये 66 माइनस 50। तो x बराबर कितना हो जाएगा 16। और x है क्या, ट्रेन की स्पीड। तो हमको यहाँ पर ट्रेन की गति पूछ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुछ मजदूर एक कार्य को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 15 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण इसे 165 दिन में पूरा किया गया। तो प्रारंभ में मजदूरों की संख्या थी। यानी यहाँ पे यह सवाल टाइम एंड वर्क का है। इसमें कह रहा है एक काम को 2 बार किया जा रहा है। पहली बार में कुछ मजदूर थे, मान लेते हैं पहली बार में कितने मजदूर थे, एक्स मजदूर थे, और पहली बार कार्य करने में कितने दिन लग गए, तो कितना दिन लगा, 150 दिन। अब फिर उसी कार्य को दूसरी बार किया जा रहा है, तो उस समय क्या हो रहा है कि 15 मजदूर चले जाते हैं, 15 मजदूर काम पे नहीं आते हैं, यानी एक्स माइनस 15 मजदूर संख्या कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 15। और जब 15 मजदूर कम हो गए, तो अब काम, वही काम कितने दिन में हुआ, 165 दिन में। तो एक फॉर्मूला होता है M1 D1 बराबर M2 D2। तो M1 का मान कितना है x, D1 का मान कितना है 150, M2 का मान कितना है x माइनस 15, यानी x-15, और D2 का मान कितना है 165। तो 150x बराबर 165, यहाँ पे 165 हो जाएगा हमारा, 165x माइनस 15 गुणे 165, इसका इंटरवल गुणा हो जाएगा। तब इसको अगर भेज देते हैं, तो 150x माइनस 165x बराबर हो जाएगा हमारा 15 गुणे 165। यहाँ से हम जब इसको घटाएंगे कितना आएगा, -15, यहाँ पर माइनस रहेगा, -15x, और ये -15 गुणे 165, 15 से ये 15 कट जाएगा, तो एक सौ कितना आ जाएगा 165। यानी कि प्रारंभ में मजदूरों की कुल संख्या कितनी थी, 165, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए और बी को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ए बी को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 30,000 रुपये उधार देता है। 5 वर्ष के बाद बी बकाया राशि का निपटारा करने के लिए 40,000 रुपये और एक घड़ी लौटाता है, तो घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ए बी को 30,000 रुपये उधार दिया है। 30,000 हमारा क्या आ जाएगा जी, मूलधन का काम करेगा, यानी पी बराबर कितना आ जाएगा 30,000। कितने वर्षों के लिए दिया है, टी बराबर 5 साल के दिया है, और दर कितना है, आर कितना है हमारा, तो 10%। अब ए ने बी को 5 साल के उधार दे दिया है, तब 5 साल बाद बी क्या करेगा, ए को वापस करेगा। तो ए को कितना पैसा वापस करेगा, तो 30,000 रुपये वापस करेगा उसका मूलधन, और प्लस 5 सालों में जो इस 30,000 पर ब्याज बना होगा वो भी, यानी दोनों जोड़कर बी ए को वापस कर देगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5 साल में 30,000 रुपये पर कितना ब्याज हुआ। तो हम जानते हैं कि ब्याज बराबर हमका पी आर टी अपन 100 होता है। तो पी कितना है हमारा 30,000, आर कितना है हमारा 10%, समय कितना है 5/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना हो जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 15, यानी ये आपका हो जाएगा कितना 15,000। तो इसका मतलब बी ए को कितना पैसा देगा, तो 30,000 प्लस 15,000, 30,000 प्लस 15,000, यानी टोटल 45,000 को बी को ए को देना है। ठीक, तो बी क्या करता है, ए को 40,000 रुपये दे देता है, यानी बी ए को कितना देता है आपका 40,000 रुपये। तो कितना बचा 5,000 रुपये बी को और ए को देना है। तो बी क्या करता है, अब 5,000 रुपये न देकर एक घड़ी दे देता है और हिसाब को बराबर कर देता है, यानी जो घड़ी दिया है वह उसका मूल्य कितना होगा 5,000, तभी इसका हिसाब क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं।
और बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी इसे 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछ रहे हैं, मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम जानते हैं कि ए और बी अगर 10 दिन में काम करते हैं उसी काम को, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक। ए और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60, और ये 60 क्या है जी, टोटल वर्क, टोटल वर्क। यानी ए और बी 10 दिन में कितना काम करते हैं 60, बी और सी 15 दिन में कितना काम करते हैं 60, ए और सी ए और सी भी 12 दिन में कितना काम करते हैं, तो वो भी करते हैं 60। तो अब देखते हैं इस, अब ए और बी 10 दिन में 60 काम करते हैं, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 6 काम करेंगे। ऐसे ही बी और सी एक दिन में 15 काम करते हैं, अब 15 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 15 चौके 60, 4 काम करेंगे। ऐसे ही ए और सी 12 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 12 पच्चीस 60, इतना काम करेंगे। अब हम पूछ रहे हैं ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन करेंगे, ए बी सी तीनों अब साथ मिल जा रहे हैं, इसका मतलब इस तीनों को जोड़ दीजिए, तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, और ये 20 से जुड़ जाएंगे, तो 6 4 10 5 15। अब दोनों जोड़ देंगे, ए 2 ए बी बी 2 बी और सी सी 2 सी, तो 2 ए प्लस बी प्लस सी, दो कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा बराबर 15, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर एक दिन में 15/2 काम करते हैं, और कुल काम कितना है 60, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 60/15/2। अब काट देंगे इसको, 15 चौके 60 है, दो ऊपर से आ जाएगा तो 4 दूना 8, दो ऊपर से आ जाएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 8 दिन में कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। बोल रहा है कि एक बर्तन है जिसमें पानी, दूध, मिल्क और वाटर का अनुपात 3:4 है, ठीक। यानी तब मिल्क मिल्क कितना हो जाएगा हमारा, मिल्क हो जाएगा 3x और वाटर कितना हो जाएगा हमारा 4x। अब कह रहा है इसमें 10 लीटर दूध मिला जाता है और 10 लीटर पानी मिलाता है, तो इस मिल्क में भी 10 लीटर मिल्क मिलाता है और इस वाटर में भी 10 लीटर वाटर मिलाता है। जब ऐसा कर देता है तो इन दोनों का अनुपात कितना आता है 4:5। इसका मतलब कि 3x प्लस 10 और 4x प्लस 10 बराबर कितना है 4/5। धीरे गुणा कर लीजिए, तो ये 5 तिहाई 15x प्लस 5 दहा 50 बराबर 4 चौको 16x प्लस 4 दहा में 40। इसको इधर भेज दीजिए, तो 50 माइनस 40, 40 इधर आ जाएगा और 15 इधर चला जाएगा, तो 16x माइनस 15x यानी 10 बराबर x। ये x क्या है, ये x है, 10 का मान x आ गया। तो दूध की मात्रा कितनी होगी 3 दहा में 30 और वाटर की मात्रा कितनी होगी 4 दहा में 40, यानी कुल कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 30 प्लस 40 बराबर 70, यानी प्रारंभ में कुल 70 लीटर मिश्रण था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए और बी दो, ए और बी बोल रहा है कि ए और बी कह रहा है कि ए और बी दो स्टील के भारी खंड है। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाता है तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। यानी बोल रहा है कि दो ए और बी दो क्या है, स्टील के दो भारी खंड है, ठीक। स्टील के दो भारी खंड है। अब कह रहा है कि मान लेते हैं दोनों मिलकर 100 kg के हैं, दोनों मिलकर 100 kg के हैं। अब यहाँ पे कह रहा है अब बोल रहा है कि ए को बी के ऊपर रख देते हैं, नहीं बी को ए के शीर्ष पर रखा है, नीचे यहाँ पे ए आ गया, इसके ऊपर क्या कर दिया है हमको बी को रख दिया है, ठीक है। तो जब ऐसा करते हैं तो इसका वजन 60% बढ़ जाता है, यानी कितना जाता है 160 kg। और फिर क्या कर रहा है, अब वजन बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा देते हैं, अगर बी को ए के शीर्ष से अगर फिर हटा देंगे
तो फिर हमारा वजन कितना हो जाएगा दोनों का मिलकर, दोनों का वजन मिलकर हमारा कितना हो जाएगा 100 kg। दोनों का वजन मिलकर फिर हमारा 100 kg होएगा। तो अब देखो हमारा पहले वजन कितना था 160, अब घट के कितना हो गया, तो कह रहा है कि तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बी को, तो ए और बी की कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो गया। ए और बी के कुल वजन कितना था 160, कितना हो गया अब घट के 100। तो कितना वजन घट गया कितने परसेंट, तो 160 पहले था और 60 घट गया, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, हमारा जीरो से जीरो कट जाएगा, 600/16, तो 16×3 = 48, हमारा बचा 12, 12 120, 16×7 = 112.5, 3.75% पाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुनी हो जाती है। मान लेते हैं हमारे 4 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हमारे पास मूलधन कितना है जी x, और यही 20 वर्ष बाद यानी समय कितना है 20 वर्ष बाद 4x हो जाता है, यानी p यानी a कितना जाता है हमारा 4x। पहले हमारा मूलधन x था, अब 20 साल बाद ये क्या हो गया है 4x हो जा रहा है, यानी मिश्रण कितना हो गया 4x। तो हमारा ब्याज कितना होगा, तो ब्याज हमारा होगा मिश्रधन a माइनस b, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 4x माइनस x कितना हो जाएगा 3x। ब्याज हमारा कितना है 3x। तो हम जानते हैं कि ब्याज बराबर होता है, हमको क्या पूछ रहा है उसकी दर ज्ञात कीजिए, तो ब्याज बराबर क्या होता है PRT/100। ब्याज कितना है 3x, मूलधन कितना है x, रेट हमको निकालना है, समय कितना है 20 वर्ष अपन 100, ये जीरो ये कट जाएगा, तो 20 से कम 20, 20 बचे 100, इधर चला जाएगा x से x कट जाएगा, तो 3 बचे 15 बराबर r, नहीं उसकी दर कितनी है 15%। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही ऑप्शन आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5.1 है और 9 छात्रों का 6.8 है। 17 छात्रों के औसत अंक क्या थे। 8 छात्रों का औसत अंक दे दिया है और 9 छात्रों का औसत अंक दे दिया और 17 छात्रों का औसत अंक पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि औसत बराबर होगा हमारा, औसत बराबर छात्रों के प्राप्त अंकों का योग, छात्रों के प्राप्त अंकों का योग बटे छात्रों की संख्या। तो हम जान रहे हैं कि फर्स्ट केस में बोल रहा है कि औसत कितना दे दिया है 5.1 और कितने छात्र है जी 8 छात्रों के प्राप्तांक, यानी 8 छात्रों के अंकों का योग बटे छात्रों की संख्या कितनी है 8। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5.8 इन मल्टीप्लाई 5.1 मल्टीप्लाई बाई 8, तो इधर 8 छात्रों का अंकों का योग निकल जाएगा, 8 छात्रों के अंकों का योग, अंकों का योग 8 एकम 8, 8 पंचे 40, यानी इतना हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि 9 छात्रों का औसत अंक कितना है 6.8, तो हम कहते हैं 6.8 बराबर 9 छात्रों के प्राप्त अंकों का योग, प्राप्त अंकों का योग बटे छात्रों की संख्या कितनी है 9। यहाँ पे 9 छात्र हैं, इसको अगर भेज देते हैं तो 6 × 8 मल्टीप्लाई बाई 9 बराबर 9 छात्रों का प्राप्त अंकों का योग। तो 9 बटे 72 का 2 हासिल 7 और 9 छके 54 और 54 7 61, 61.2। 9 छात्रों के प्राप्त अंकों का योग कितना हो गया 61.2। अब कह रहे 17 छात्रों का औसत पूछ रहा है, तो जानते हैं कि औसत बराबर हो जाएगा 17 छात्रों के अंकों का योग बटे छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 17। 17 छात्रों के अंकों का योग कितना हो गया 8 छात्रों के अंकों का योग है 40.8 प्लस इधर 9 छात्रों के अंकों का योग है 61.2। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा बटे 17, दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा हमारा 102।
दोनों को जोड़ेंगे तो 102 आ जाएगा, अब बटे 17, तो 17 छक्का 102, यानी वो 17 छात्रों के औसत अंक क्या हो जाएंगे 6, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत 126 है, इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। तो बोल रहे हैं 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, तो सबसे पहले मान लेते हैं पहला है आपका x, दूसरा क्या होगा x+1 क्रमागत है, तो तीसरा क्या हो गया x+2, चौथा हो जाएगा x+3, पांचवा हो जाएगा x+4, छठा हो जाएगा x+5 और सातवां हो जाएगा x+6। इनका औसत निकालना है, तो सभी को जोड़ के और 7 से भाग दे देंगे, तो औसत जानते हैं कि औसत बराबर होगा हमारा, औसत बराबर होगा सभी का योग, यानी x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 प्लस x+6 अपान कितना हो जाएगा 7। कुल कितने अंक है 7। अब सबको जोड़ देंगे और औसत कितने दें, इन सभी सातों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का औसत कितना है 126, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 126। इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 अपन 7, तो 126 बराबर हो जाएगा हमारा 7 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो x प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा अपन 7 कट जाएगा 7 7, तो 126 बराबर हो जाएगा x+3, इसको इधर भेज देंगे तो 126 माइनस 3 बराबर x, तो 123 बराबर x क्या है हमारा सबसे छोटा पूर्णांक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1700 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी कितना है 100% है, और इसको इसको 1700 रुपये में बेच रहा है, ठीक, और इस दुकानदार को 15% की हानि हो जा रही है, यानी 100 रुपये का कोई सामान खरीदे हैं और उसको 15% की हानि पर बेच रहे हैं, तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा 85%। 100 रुपये का है, 15% हानि हो गया तो कितना में बेचेंगे 85%, और इसमें बोला है कि 1700 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब कि एसपी जो हमारा 85% है वही किसके बराबर हो जाएगा हमारा 1700 के बराबर। बोल रहा है कि 1700 रुपये बेचने पर, तो हम जाने कि 85% बराबर हो जाएगा हमारा 1700, 1% बराबर हो जाएगा हमारा 1700 बटे 85, 17 एकम 17, 17 पचे 85, ऊपर बचेगा हमारा 100, नीचे को 5, यानी कितना हो जाएगा हमारा 20, यानी 1% बराबर हम कितना हो जाएगा 20। तो वो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो हम जान रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 100% और उसको प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट चाहिए हमारा उसको 20%, तो कितने रुपए में बेचेगा तो 120% में बेचेगा। तो हम जान रहे हैं कि 1% बराबर 20 है, तो 120% बराबर कितना हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 20, तो 12 दूना 24, यानी ऑप्शन नंबर सी 24 नहीं, ऑप्शन नंबर डी एच क्या करेगा उस वस्तु को 24 रुपये में बेचेगा, तब उसको 20% का लाभ प्राप्त होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 1080 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। पुस्तक की कीमत ज्ञात कीजिए। नहीं, पुस्तक की कीमत का मतलब पुस्तक का क्रय मूल्य यानी सीपी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य मान लेते हैं, पुस्तक का क्रय मूल्य मान लेते हैं सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100% है, ठीक 100% है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा, यानी 10% की हानि पर बेच रहा है, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा 100% का है और 10% की हानि हो गई, तो इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा हमारा 90%, ठीक। अब कह रहा है कि दूसरी बार वो इससे 1000 अधिक रुपए में बेचता, यदि कह रहा है ना कि फिर बेच रहा है उसको, कि अब हमारा न्यू एसपी कितना हो जाएगा, दूसरी बार उसी पुस्तक को बेच रहा है, तो न्यू एसपी हमारा कितना हो जाएगा, कह रहा है कि यदि वो इससे 1080 रुपये अधिक में बेच रहा है, यानी 90, पहले तो 90% में बेचा था, अब क्या कर रहा है, अब इसमें इससे 1080 रुपये अधिक में बेच रहा है, इसमें 1080 रुपये और जुड़ रहा है और इतने रुपये में बेच रहा है। तो जब इतने रुपये में बेच रहा है तो उसे 10% का लाभ हो जा रहा है। अब हम जानते हैं कि एसपी बराबर क्या होता है, कि एसपी बराबर होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ प्रॉफिट,
तो एस पी कितना है, तो एस पी हमारा 90% प्लस 1080। सी पी कितना है हमारा 100%। कितने का लाभ हो रहा है 10% का। अब दोनों को जोड़ देते हैं, 90% प्लस 1080 बराबर कितना हो जाएगा 110%। इस 90% की तरफ भेज देंगे तो 1080 बराबर 110% माइनस 90%। यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 1080 बराबर हमारा हो जाएगा कितना 20%, यानी 20% बराबर हमारा कितना है 1080। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1080 बटे 20। तो हमको सीपी निकालना है, क्रय मूल्य। तो सीपी कितना है 100%, तो इसलिए 1% बराबर 1080 बटे 20। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1080 बटे 20 मल्टीप्लाई बाई 100। 20 25 100, अब गुणा कर देंगे 0, 5/40 को 0, 5004, 5 एकम 5 यानी 5400। यानी उस पुस्तक का क्रय मूल्य यानी कीमत कितनी हो जाएगी 5400। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आ जाएगा इसमें। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए ताकि 12% का लाभ प्राप्त हो सके। यानी कह रहा है कि जो एमपी है मुद्रित मूल्य वह सीपी क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो सीपी को हम मान लेते हैं कितना 100%। तो हमारा एमपी कितना आ जाएगा, एमपी हमारा आ जाएगा 140%, क्योंकि सीपी से एमपी 40% अधिक है तो एमपी हमारा 140 आ गया। अब कह रहा है अब इस एमपी पर कितने परसेंट की छूट देकर बेचें कि 12% का लाभ हो। अब इसका मतलब कि जब हम एमपी पर छूट देकर किसी वस्तु को बेच देते हैं, तो मान लेते हैं कि एमपी पर हम एक्स परसेंट की छूट देते हैं, यानी 140% पर हम एक्स% की छूट दे रहे हैं। यानी यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ से हमारा ये इसको लेते हैं 100 कर रहा है कि 140% पर हम एमपी कितना 140%, इस पर हम x% की छूट दे रहे हैं और इसको बेच दे रहे हैं। तो इसका मतलब 140 पर हम x% की छूट देकर इसको बेच दिए, तो जानते हैं कि एस पी बराबर होता है हमारा सी पी प्लस प्रॉफिट। एस पी कितना आ गया 140% मल्टीप्लाई x%, और सी पी कितना है हमारा 100% प्लस 12%। प्रॉफिट कितना है हमारा 12%। अब मानते हैं कि 140 बटे जब परसेंटेज हटेगा नीचे क्या आ जाएगा 100, यहाँ से परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, और ये कितना होगा 112 हो जाएगा, और यहाँ पर परसेंटेज हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब ये 100 से ये 100 कट जाएगा, और यहाँ से 100 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 112। ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये 140 नीचे आ जाएगा। 140 नीचे जाएगा तब देखो 0 से ये 0 कट जाएगा, 14 एकम 14, 14 बटे 112, यानी x का मान हमारा कितना हो जाएगा 80। यानी यानी हम एमपी को 80% के मूल्य पर बेच रहे हैं। तो जब 80% पर बेच रहे हैं तो कितने परसेंट छूट मिला होगा उसको, तो 100 माइनस 80 बराबर 20, यानी हमको 20% का छूट मिला होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर 20%। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बस कोच्चि से कोयम्बटूर जा रही है। प्रत्येक 15 मिनट के 4 स्टॉप के साथ बस की औसत गति 50 किमी घंटा हो जाती है, लेकिन ड्राइवर बिना रुके बस चलाने से औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो कोच्चि से कोयम्बटूर की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक बस है जो कोच्चि से कोयम्बटूर जा रहा है, इसके बीच की दूरी मान लेते हैं हम कुल x है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कुल कितना समय लग रहा है t। दूरी मान लेते हैं कितना हमारा है x, और समय लग रहा है कितना t। तो जब कह रहा है कि अब यहाँ इस लाइन को देखते हैं कि ड्राइवर के बिना रुके बस चलाने से औसत गति कितना होती रहती है 60 किमी प्रति घंटा। यानी हम जानते हैं कि औसत औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, तो औसत गति जब बस रुक रुक के नहीं चलती है, जब ड्राइवर बस को बिना रुके चलाता है तो औसत गति कितना होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कुल दूरी x, कुल समय t। और यहाँ से इसको इधर देते हैं तो हम 60 t बराबर x, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी बार में
कह रहा है कि बस अब रुक रुक के चलती है, यानी पहली बार बिना रुके चलती और अब रुक रुक के चल रही है। तो जब रुक रुक के चल रही है तो 15 मिनट के 4 स्टॉप ले रही है, तो 15 मिनट का 4 स्टॉप यानी 4 स्टॉप में कुल कितना समय लग रहा है, 15 × 4 यानी कुल कितना मिनट, 60 मिनट का वो स्टॉप ले रही है, यानी कुल मिला के 1 घंटे का स्टॉप ले रही है, 1 आवर का स्टॉप ले रही है। तो अब कुल दूरी तो वही रहेगी, कुल दूरी हमारी वही रहेगी कितना x, लेकिन कुल समय कितना हो जाएगा, पहले समय t लगता था, बिना रुके t लगता है, लेकिन अब रुक रही है तो अब कितना समय लग जाएगा t+1, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो हम औसत औसत गति फिर इसी फॉर्मूले में रख देंगे। औसत गति कितना है, जब रुक रुक के चलेगी तो औसत गति हमारा कितना है 50, कुल दूरी x है और कुल समय t+1 है। इसको भेज देते हैं तो 50 t+1 बराबर x, ठीक है, 50t+50 बराबर x। अभी इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा। तो चलिए क्या करेंगे हम कि 60t बराबर 50t+50, इसको जब भेज देंगे तो 60t में से जाके 50t घट जाएगा तो 10t हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा 50/10 यानी 5। t का मान 5 हो गया तो t का मान यहाँ पर लगा रख देंगे, तो 60 × 5 बराबर x, तो 6×5 = 30, यानी x का मान कितना आ गया 300 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 300 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दे दिया है। एक आयताकार कोई मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दे दिया है। तो मान लेते हैं एक हमारा आयताकार यहाँ पे मैदान है, ठीक, और एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 संबंधित 7 है। तो मान लेते हैं लंबाई कितना है 8x मान लेंगे और चौड़ाई कितना हो जाएगा 7x। तो ये आयताकार है तो ये भी 8x हो जाएगा और ये भी 7x हो जाएगा, ठीक, आमने सामने भुजा बराबर होती है आयत की। अब कह रहा है कि साइकिल पर सवार एक व्यक्ति इस मैदान के परिमाप के अनुदिश 28.8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2.5 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। यानी कोई आदमी है यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ तक वापस आने में एक चक्कर लगाने में कुल कितना समय ले रहा है 2.5 मिनट का समय ले रहा है। यानी 2.5 इसको हम सेकंड वाला बनाएंगे तो 60 से इसमें पूरा कर देंगे। तो 2.5 × 60 टी बराबर 200, ये दशमलव 0 से दशमलव हट जाएगा, अब कितना हो जाएगा हमारा 5×30, 6×2 = 12, 12×3 = 15, यानी 150 सेकेंड। यानी साइकिल से यहाँ जाने में उसको कितना समय लग रहा है 150 सेकेंड का समय लग रहा है, ठीक है। और उसकी गति कितना है, तो उसकी स्पीड है 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम मीटर प्रति सेकंड बनाते हैं तो स्पीड कितना है 28.8 है, इसको हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो 18 × 18 यहाँ से कितना 10, 18 छक्का 108, ये हो जाएगा 1.6। यानी स्पीड s बराबर 16.5 106 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 16×5 = 80, 8.0 यानी 8 मीटर प्रति सेकेंड इसका स्पीड आ गया है। अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ अब यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना समय लग रहा है 150 सेकेंड, स्पीड कितना है 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है 8, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यही सब होगा इसका परिमाप। तो सबको जोड़ लेते हैं 8 8 16 16 7 7 14 16 14 30x। टाइम कितना लग रहा है 150 सेकंड का लग रहा है। 0 से 0, 3 से 5, 3 5 15, 8 बराबर x/5, इसको उधर भेज देते हैं तो 8 5 40 बराबर x, यानी x का मान कितना आ गया 40। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 40 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको 32, ये भी कितना होगा 320 और ये भी। अब इसमें 40 से गुणा करेंगे तो 7×4 यानी 7 चौक 28, 280, ये भी 280। सबको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा हमारा, सबको जोड़ना नहीं है, हमको क्या निकालना है कि मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो मैदान का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रीथ। लंबाई कितना है 32 320 और चौड़ाई कितना है 280, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 89600 वर्ग मीटर। मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि
कि पी और क्यू का अनुपात, पी और क्यू का अनुपात कितना दे दिया जी, 5:6। और फिर क्यू और आर का संबंध, क्यू और आर का संबंध दे दिया है। क्यू और आर का संबंध कितना दे दिया है, 14:15। क्यू आर का और ये पी क्यू का। और पी और आर का संबंध बताइए, तो ये 6 है तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, ये 14 है तो यहाँ पर भी 14 आ जाएगा। अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14×5 = 70, 14×6 = 84, 15×6 = 90। तो पी और आर का अनुपात कितना आ जाएगा हमारा, 70:90, ये 0 0 कट गया, 7:9। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 7:9। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए बार ग्राफ वर्ष 2013 के लिए विभिन्न व्यय श्रेणियों में कंपनी के कुल व्यय का प्रतिशत विवरण प्रदर्शित करता है। पर एक कंपनी है, वो अलग अलग मदों में अपना खर्च करती है, अलग अलग मदों में अपना खर्च करती है। तो आधारभूत संरचना पर 17.5% खर्च करती है, 17.5 खर्च करती है, परिवहन में 10 खर्च करती है, और विज्ञापन में 15 खर्च करती है, कर में 7.5% व्यय करती है। इसी तरह से वो सभी मदों में अपना खर्च व्यय करती है। और विज्ञापन पर व्यय कितना है, 2.55 करोड़ है, 2.55 करोड़ है। विज्ञापन में नहीं, 15% बराबर 2.55, यानी 15% बराबर कितना है, 2.55 करोड़। ठीक, तो कह रहा है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, हम जानते हैं 1% बराबर होगा 2.55/15, इसको काट देंगे तो 15 एकम 15, यहाँ 10 बच गया, 15×7 = 105, नहीं 15×7 = 105, यानी 0.17 करोड़, 10 इतना करोड़ आ गया हमारा, 10.17 करोड़। ठीक है, अब इसमें हम अगर इसको हमको लाख में बनाना तो इसको लाख में चेंज कर लेते हैं। तो 1/17 को हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लाख में बन जाएगा, लाख बन गए, यानी 17 लाख। दशमलव से इधर 2 दशमलव है और ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी 17 लाख। 1% बराबर 17 लाख। तो कह रहा है क्या हमको कि परिवहन और कर के बीच के अंतर क्या है, परिवहन और कर पर व्यय के बीच अंतर क्या है। तो परिवहन पर कितना व्यय कर रहा है जी, 10% मान लें खर्च व्यय कर रहा है, और कर पर कितना कर रहा है, 7.5% कर रहा है। और इनके बीच के अंतर पर व्यय कितना है, तो इनके बीच का अंतर कितना आएगा, 2.5%। हम जानते हैं 1% बराबर 17 है, तो 2.5% पर कितना होगा, 2.5 × 17, 17×5 = 85 को 5 80 लाख, और 17×2 = 34, 34 60 42, 34 8 42। तो यानी इन परिवहन और कर के बीच के अंतर पर कितना व्यय करता है, तो 42.5 लाख, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।